और मैं उस शिखर पुरुष को आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे कवि मंच के पितामह हैं, इनके पास इतने शस्त्र हैं, इतने बाण हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि अभी 100 साल तक चलाइए आप। हमारे पोतों को भी कविता सुना के जाइएगा। आइए उनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या क्या लिखते हैं ये। मानस पे मानस, हृदय पर सूर श्याम, रूढ़ियों पे कविरा की वाणी लिख देते हैं। राजा छत्रसाल पे बना के छंद बेमिसाल, वरदाई बन के कहानी लिख देते हैं। सागर की लहरों पे आग को लगाते और आग पे भी पानीदार पानी लिख देते हैं। और देशद्रोहियों की छातियों पे लिखते सुभाष, नारियों में झांसी वाली रानी लिख देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए दादा ओमपाल सिंह लीडर जी के लिए। मैं ठीक करता हूं दादा, ये काम हमें। दोस्तों, आनंद आ गया और आनंद के नाम पर जोरदार तालियां बजाइए। आप कह रहे होंगे कि इतनी बढ़िया कविता पढ़ रहा है जनाब, और निडर जी और ये हमारा दुर्गेश अवस्थी क्यों हंस रहे हैं। असल में तुमने कहा ना हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन कुछ दलों के ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम तुच्चे हिंदुस्तानी हैं। हाँ, मैं उनका नाम नहीं लेता, मैं तो किसी नेता का ही नाम नहीं लेता। मैं तो अपने गुरुदेव का भी नाम नहीं लेता था, बस गुरुदेव कहता था उनके लिए। जब कोई मन करता था तो सफ़ेद कपड़ों के संत कह दिया करता था। अच्छा, वहाँ बहस चल रही है। एक कह रहा है कि हम तुच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो दूसरा कह रहा है कि हम लुच्चे हिंदुस्तानी। पहनावा भी ऐसा ही है, चाल ढाल भी ऐसी है, कहीं से हिंदुस्तानी जैसी चाल नहीं है, आप समझिए। और ऊपर से दिखावा ये है कि वो जब कुर्ता बनवा के एक जेब फाड़ लेते हैं और इधर से हाथ निकाल के फिर यूँ करते चलते हैं। ढंग से देखिए जाए, टीवी में सिर्फ यही मत देखिए कि कौन नाच रहा है कौन गा रहा है, बल्कि ये भी देखिए कि कौन बदतमीजी कर रहा है। बहुत खूब। ये कवि सम्मेलन तो इस कविता के बाद में होना नहीं चाहिए कायदे में। तो ये एक राष्ट्रगीत की तरह कविता पढ़ी गई, लेकिन अब ये है कि कबड्डी में मुकद्दम के लड़के की तो चलती नहीं है। लेकिन ऐसा कवि सम्मेलन मैंने पहली बार देखा है जिसमें सब कवियों को 4-4 मिनट मिलते हैं और संचालक हर कवि के बाद 4 पंक्ति पढ़ता है और 20 मिनट पढ़ता है। आप समझ गए। कल भी मुझसे लोग कह रहे थे कि दादा आप गणित की बात बहुत करते हैं, ये गणना कहाँ से सीख गए, आप तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। मैंने कि मैं तो सेना में साइंटिस्ट बनना चाहता था, परमाणु बम बनाना चाहता था, इसलिए मेरा इरादा था कि मैं गणित लेकर के और केमिस्ट्री लेकर के एमएससी करूं। लेकिन एक गुरुजी ने मेरे प्रैक्टिकल में नंबर कम कर दिए तो मैंने साइड बदली, जिसमें प्रैक्टिकली ना हो। पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल था ही नहीं, तो भाई तो मेरा क्या बिगड़ेगा। और वहाँ तो जितना लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे, प्रैक्टिकल का कोई धंधा ही नहीं था। ये प्रैक्टिकल बहुत खतरनाक है, समझ गए। जैसे इंटरव्यू बहुत खतरनाक होता है, आप 90% ले आएँ और इंटरव्यू के जो जानते नहीं है सवालों का उत्तर वो ऐसे पूछते हैं जैसे ये बहुत बड़े विद्वान हैं। हमारे पिताजी को याद है नहीं उसको, और पूछ रहे हो लड़के से, और फिर नंबर भी कम दे देते हैं। अच्छा, ये केवल वही नहीं होता, हमारे एक कॉलेजियम है इस देश में, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ ना, तो वहाँ भी ऐसे ही होता है कि जिसका बाप अपराधी वो भी जज, बेटा भी अपराधी वो भी जज, और वो जज केवल हाई कोर्ट का नहीं सुप्रीम कोर्ट का भी जज। क्यों भाई, अब सिस्टम पे सवाल है इसलिए मैं कह लेता हूँ। बाकी जजों को तो मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जज बहुत महान होते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं अग्नि को प्रणाम करता हूँ। कमबख्त उसी कमरे में लगती है जिसमें रुपए रखे हैं। आप जरा सोच समझ के, ये पानी और अग्नि किसी के दोस्त नहीं है, बचे रहना। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये है स्थिति। कुछ पंक्तियां पढ़े देता हूँ। स्वागत अदारे पढ़िए आप। और तुम तो बेकार घबरा रहे थे विनय जी से जब मेरी बात हुई, विपिन जी से,
मैंने कितने बजे तक चलेगा, क्योंकि मैं संयोजक से पूछकर 4-5 घंटे बाद का रिजर्वेशन कराता हूँ। हाँ, और जीवन में 500 बार तो मेरी ट्रेन इस चक्कर में निकल गई जब से ये टेलीफोन आया है हमारी जेब वाला, कि वो सेल्फी में ही अब 500 लोग सेल्फी ले रहे हैं। तो मैं ये भी कहता रहा कि भाई मैं 60 साल का हो गया, मैं 70 साल का हो गया, मैं 71 साल का हो गया, मैं 73 साल का हो गया। तो लोगों ने पूछ लिया कि तुम 72 साल के नहीं हुए? मैंने 72 साल का तो यहाँ एनटी रामाराव हुआ। क्यों भाई, 72 साल के दिग्विजय सिंह भाई साहब हुए, 72 साल के आसाराम बापू हुए, 72 साल के यासिर अराफात हुए। ये बड़े जीवट के प्राणी हैं सब, और 72 साल की उम्र में ही सबने शादी कर ली। दूसरी तो मैंने कहा यार इसमें एक खानदान का आदमी भी है, तो अब मैं 72 साल का होना ही नहीं है। क्या पता है मेरा ही दिमाग खराब हो जाए। क्यों साहब, तो मैं डायरेक्ट 73 का हो और 2 साल में 73 का ही रहा। समझिए ये स्थिति। हाँ भाई, गिनती तो पूरी होनी है क्योंकि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। आप समझिए। अच्छा, कितने कितने बेवकूफ लोग हैं, बड़े तपाक से कह देते हैं। मैंने जीवन में कभी टिप्पणी नहीं की इन बच्चों पर, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जब गौ माता के बारे में जब ये कहते हैं कि दुर्गंध आती है, अरे बेवकूफो, फिर तुम्हारी सोच से दुर्गंध आती है। गाय के बारे में कह रहे हैं, जहाँ 50 साल बकरी बंधी रहे वहाँ केवल 5 दिन गाय बांध दीजिए, 50-50 मीटर तक दुर्गंध दूर हो जाए। आज तमाम प्रकार की दवाएं हम तो अपने कमरे में छिड़कते हैं और लगाते हैं, जलाते हैं। क्या क्या नाम है उनके, गुड नाइट, फलाना ढिमाना, ये सब, तो भी मच्छर नहीं मरते, इतने बेशर्म हैं। हमारे देश में तो एक प्रजाति बेशर्म है। मेरा इशारा तो उसी तरफ था जो मैंने 2 दुकान जोड़े थे। आप समझ गए। और गाय के गोबर से केवल लीप दीजिए। अब यहाँ तो लीप शब्द जो अंग्रेजी में प्रयोग होता है, हम तो हिंदी वाले हैं लीपने वाले। तो वहाँ 8 दिन तक लीपने के बाद मच्छर नहीं आते। आप सोचिए, ये गाय का मामला है। भैंस की, अब तो मेरा, क्योंकि मेरा मूल जिला तो यही है पुराना बुलंदशहर, अभी तो इसका नाम बदल गया, तो आज के नाम बदलने से बुलंदशहर थोड़ी हट जाएगा। कौन सा, बाकी तो आपके लोग बुजुर्ग पढ़े होंगे तो जिला बुलंदशहर ही लिखा होगा, वही है ना। तो यहाँ तो ये बातें, भैंस की पेवसी खा जाए पेट भर के। देखे डॉक्टर हमारे जो गए अभी यहाँ पर, शर्मा जी, बचा के देख लें, पेट भर के पेवसी खाने पर भैंस की डॉक्टर नहीं बचा सकते अपने हॉस्पिटल में कैलाश में। अब आप समझ रहे हैं। और गाय की पेवसी पेट भर के खा लें तो जीवन भर आपकी आंख नहीं आ सकती, कोई रोग नहीं हो सकता। यह तब गाय को दुर्गंध वाली बात, क्या तमाशा है, जरा सोचिए। ये विचारणीय प्रश्न है दोस्तों। इसीलिए इन कवियों ने कहा कि देश की संस्कृति बचानी है। अब कुछ देर मैं भी बचा लूँ संस्कृति। मुझे आप देखिए, मुझे 54 साल मंच पे हो गए बिपिन जी, और 44 साल पहले जब मैं 30 वर्ष से 29 वर्ष का था तो मुझे अध्यक्षता सौंप दी गई। ऐसा श्राप लगा कि वो अध्यक्षता ही करता आ रहा। और हर संचालक 44 साल से एक ही बात बोलता है कि जरा ध्यान रखना आप दादा तक पहुंचना। और जब खुद का नंबर आता है तो पहुंचने ही नहीं देता, अंगद की तरह पैर गड़ा खड़ा हो कि दादा तक नहीं पहुंचने देता। नहीं पहुंचना है क्या? नहीं, आप बात समझना। तो मैं इसलिए जब तक वो बोलता रहिए मैं पीछे ही खड़ा हो जाता हूँ कि तू नहीं पहुंचने देगा, मैं तो पहुंच गया। लोग कहते हैं दादा जरा बोलने तो दो। क्या, मैंने कि इस देश में या तो मेरे बारे में जानकारी नहीं है या फिर जानबूझ के मेरा कोई लोग परिचय नहीं देते। ये परिचय देना कि सांसद है या ये प्रोफेसर है या प्रिंसिपल है, ये कोई परिचय थोड़ा ही है। क्यों भाई, हमने इस युग में क्या क्या झेला है ये भी तो लोगों को याद रहना चाहिए। जी जी, अपने मुंह से मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना
मेरी दृष्टि में उससे बुरा दूसरा काम है, ये मेरी मांग है। और हम तो इतने बुज़दिल लोग हैं, अब आपको बुरा लगेगा कि हमें कोई मारने आवे तो देखते हैं कि मोदी आवेगा कि योगी आवेगा। अरे जब तक वो आएंगे तब तक तो मार जाएंगे। तो पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, खूब कमाओ, करोड़ों अरबों जो भी कुछ है, नंबर 1 में आप समझ रहे हैं। लेकिन रखाने के लिए भी तो कुछ जेब में और घर में होना चाहिए। क्यों भाई, जो हमारी बहू वो सब्जी काटती है ना जिस चाकू से, उससे नाखून नहीं कटता, उंगली भी नहीं कटती, समझ लीजिए ये स्थिति है। और वो 2 लड़के आते हैं और 3 बैठे रहते हैं दर्जी, एक का गला काट के चले जाते हैं और फिर डाल भी देते हैं उस पर। और न्यायपालिका तो हमारी इतनी पवित्र और महान है, चरणबंदनीय है कि उन्हें छोड़ भी देती है। ये स्थिति है। अब तुम्हें भैया हमें जेल में भेजना है तो तुम भेज दो। तो पहले नेता भेजते थे, अब न्यायपालिका भेज देगी। वो दोनों छूट गए। ठाकुर साहब बाहर हैं वो इस समय, आप समझना, जिन्होंने स्वयं वीडियो डाला कि हमने उसका कत्ल कर दिया, इससे बड़ी स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती इस देश में। दोनों जमानत पर है, क्या होगा। इसलिए शायद ये दिवस मनाने पड़ रहे हैं। स्वागत दादा, अरे दादा स्वागत। एक गलतफहमी ये निकाल देंगे मैं वीरस का कवि हूँ, क्योंकि वीरस के कवि तो इतना जोर लगाते हैं कि एक कविता में पसीना आ जाता है। और मैं तो 4.5 घंटे पढ़ता रहा, मुझे पसीना ही नहीं आया। तो ऐसा नहीं कि पसीना आता नहीं है। पसीना नहीं आएगा तो फिर अस्पताल नहीं जाएंगे। इसलिए जो लोग पसीना बहाते हैं वो अस्पताल नहीं जाते, बहुत कम जाते। और खाने पीने का तो वास्तव में ध्यान रखें। मैं उस अली साहब, बली साहब थे, अली साहब थे, बली साहब, खादर वली साहब, उनकी बात से सहमत हूँ दोस्तों। 22 साल के बच्चे का जब हार्ट फेल हो जाए, इससे बड़ा बुरा खान पान हो नहीं सकता। क्या समझ ये स्थिति हमारे देश में। चलिए, कि गद्दारों को देशभक्त, आज मैं समय बचा रहा हूँ क्योंकि कबड्डी में मुकद्दम के लड़के की नहीं चलती। कबड्डी खेलोगे और आप चाहे राजा महाराजा के बेटे हो, लात तो खानी पड़ेगी। क्यों भाई, है या नहीं। लेकिन अब जब निर्णायक ने गड़बड़ कर दी तो मैं क्या करूँ। और फिर मैंने सुना कितनी देर है, ये भी तो सोचो। हाँ नहीं, जी भर के तो नहीं सुनाऊंगा। जी भर के आजकल न घी खाया जाता है न मिठाई खाई जाती है, समझिए। कि गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। और हमारे मिश्रा जी बैठे हैं। मैंने कहा 54 वर्ष हो गए। मैंने जीवन में कभी ये नहीं कहा, सपने में भी अगर कभी सम्मेलन पढ़ा, ऐसा होता है कई बार कि आदमी सपने में भी कविता पढ़ने लगता है कि ताली बजाना। मैंने ये तो जरूर कहा, जैसे भी कहा मैंने, कि धन कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन धन और प्राण की रक्षा करना उससे ज़्यादा जरूरी है। अब मैं क्या बजाना चाहता हूँ ये तो आप देखिए। इतना जरूर मैंने कहा, सुन भर ले मुझे, बहुत से रोग दूर हो जाएंगे। कि गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। मैं सोता बहुत अच्छा हूँ। इसने कहा हमारे दुर्गेश अवस्थी ने कि प्यार बांटने से प्यार मिलता है। हमारी एक ही गलती थी, और हमारे पूर्वजों की और बुजुर्गों की, कि हमने ज़्यादा प्यार बांटा तो हमारे गले काटे गए थे। इसलिए मैं इसी बात को कहता हूँ कि सुपात्रों को प्यार बांटिए, कुपात्रों को मत बांटिए। क्योंकि मेरी 4 पंक्तियां हैं दोस्तों, माँ भवानी कृपा से, कि करो नहीं विश्वास किसी के भी मतहीन विचारों पर। इसको दुर्गेश अन्यथा मत लेना। जो ज़्यादा एकजहती की और प्यार बांटने की बात करते हैं, मैं बहुत गुस्सा होता हूँ। क्यों होता हूँ सुन लेना। कि करो नहीं विश्वास किसी के भी मतहीन विचारों पर, व्यर्थ गमाओ नहीं समय को पायल की झनकारों पर। युद्ध खड़ा दे रहा चुनौती तुम्हें देश के द्वारों पर, हथियारों से मिली हमेशा विजय यहाँ हथियारों पर। बहुत सुंदर। हथियारों से मिली हमेशा। कहावत है ना, पिताजी कहते थे लोहे को लोहा काटता है।
हथियारों से मिली हमेशा विजय है हथियारों पर, प्यासी हिरण चंडी अब भी उसकी प्यास बुझानी होगी, पहरेदार वतन के हो तुम माँ की लाज बचानी। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। पहरेदार वतन के हो तुम माँ की लाज बचानी होगी। और दोस्तों ये जो पढ़ने जा रहा हूँ ये सुनना जरा जी। क्यों पढ़ रहा हूँ कि गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। खून का तो रंग एक बहुत से बता गए हैं, खून का तो रंग एक बहुत से बता गए हैं, आप तासीर के विषय में बतलाइए। चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो, कमसरी के हेडक्वार्टर का एक मोहल्ला, मैंने जगह का नाम नहीं लिया। चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो, एकता के कोरे सिर्फ गीत मत गाइए। और हम तो हैं हिंदू, हिंदू होना अपराध है तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। तो बताओ काहे को कहें कि ताली बजाओ और तालियां बड़ी कम हैं, जैसे तालियों पे कविता पढ़ने आए हो, पैसे लोगे ही नहीं। हाँ एक आध तो कभी हमारा छोटा भाई कह देता है अगर मेरी स्तर पे ताली नहीं बजी तो बैठ जाऊंगा, और कम वक्त एक दिन नहीं बैठा। भाई समझ में, मैंने उससे यही कहा मैं तालियों के पीछे क्यों पड़ा है तू इतना, क्यों भाई तेरे पैसे सीधे हो गए, बजे ना बजे के बाद वो भी नहीं कहेगा। नहीं वो तो मुझसे 2 ही साल छोटा है। हाँ जी। अच्छा बड़े बड़े महान लोग हैं हमारे देश में, बड़े बड़े महान लोग। आज मैं कह दूं जब तुम्हारे बीच में हूँ और हमारा नववर्ष भी है तो कुछ बात तो कहनी चाहिए। चाहिए कि हमारे यहाँ भूख पे कविता पढ़ने के 2.5 लाख रुपए लेते हैं लोग, आप समझिए। अब 2.5 लाख पे 2.5 लाख रुपए में भूख पे कविता पढ़ी जाएगी तो भूख बढ़ेगी कि घटेगी? ये नहीं समझ पाया। अरे यार 50,000 ले लेते, 2 लाख में कुछ लोगों की भूख तो मिट जाती। क्यों भाई, क्या यार कमाल का देश है हमारा, वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। हमारे देश ने केवल सड़कों के मामले में ही तरक्की नहीं की, पिछले 10 साल में विश्व स्तरीय सड़क बनी, स्वीकार करना चाहिए। रेलवे में भी बहुत तरक्की हुई है, स्वीकार करना चाहिए। लोगों पे धन भी बहुत आया है और लगभग मुझे लगता है बहुत लोगों पे तो 15 लाख आ चुका है, जितनी सुविधा मिली है। क्यों, कितने दिन से 5 लाख एक साल में मिल जाते हैं इलाज कराने के? गणना करिए, गणित सीखिए थोड़ा सा। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी तरक्की हुई है देश में। इतनी तरक्की हुई है विनय कि छिनरे राम कथा कहने लगे। आप जरा सोचिए, अब लोग नाम लेते हैं किसी और का, मैं तो बहुत जिद्दी हूँ, मैं बहुत बहुत बुजुर्गों का नाम इसमें जानता हूँ, कहता ही तो नहीं हूँ क्योंकि नाम नहीं लेता बस में। आप ये मत सोचना कि लौंडे लफाड़े गड़बड़ करते हैं। हमारे देश में तो मैंने जैसे बताया नहीं 72 साल, अब सोच लेना ये स्थितियां हैं। हाँ एक अपराधी था, उनके साथ जेल में टुंडा, सुना होगा आपने, एक आतंकवादी। तो टुंडा ने पूछ लिया महाराज तुम कैसे जेल में आए? कि तू कैसे आया? कि मैं तो बम फोड़ता था इसलिए जेल में आ गया। बोले अच्छा फिर आप महाराज कैसे आए? बोले मैं एक फुलझड़ी के चक्कर में आ गया। क्या कमाल है यार। अरे ये देश ऐसा था जहाँ डकैतों के भी प्रतिमान थे और लोग उदाहरण देते थे कि जिस देश का डकैत ऐसा होता है वहाँ के लोग कैसे होते हैं। और आप लोगों ने हमारी नाक काट दी। आज लोग कहते हैं जिस देश के साधु ऐसे होते हैं वहाँ के लोग कैसे होते हैं। ये इसलिए पीड़ा है, नाम इसलिए नहीं ले रहे कि दूसरे धर्म के तो और महान लोग, हाँ वो तो पट्टे ही पट्टे हैं बस। अब किसके पट्टे हैं आप तय करिए। सुने दोस्तों कि हम तो हैं हिंदू, हिंदू होना अपराध है तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। क्यों कि कुछ लोग सोचते अमेरिका है बेजवाब, कुछ लोग सोचते हैं रूस भगवान है। क्यों भाई,
ये दुर्भाग्य है देश का। कुछ लोग सोचते अमेरिका है निज बाप, कुछ लोग सोचते हैं रूस भगवान है, कुछ लोग आज भी गुलाम है विलायत के, कुछ के लिए तो सिर्फ चीन ही महान है। बहुत तेरे लोग ऐसे भी हैं मेरे भारत में जिनको तो पाकिस्तान स्वर्ग के समान है, और कैसी है विडंबना की दंड दिया जाता उन्हें जिन्हें जान से भी ज्यादा प्यारा हिंदुस्तान है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। मैंने कभी मंच से किसी दल का नाम नहीं लिया दोस्तों, किसी संस्था का नाम नहीं लिया, किसी नेता का, किसी भाषा का, किसी मजहब का। हिंदू धर्म का नाम लिया, वो मेरा अपना है। लेकिन आज मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं आपके बीच में, आज 54 साल के बाद मंच पर क्या संघ गद्दार हो सकता है? बस इतना ही। और कैसे दोगले लोग हैं कि संघ को धारा प्रवाह गाली देते हैं? ऐसा लगता है जैसे अपने नाना को भी गाली देते और अपनी माँ को भी गाली देते। आप समझना, जब जब संकट देश पे आया उन्होंने संघ का सहारा लिया। माँ को गाली मत दो, कम से कम हमें गाली दो ना। प्रधानमंत्री को खूब दो, कोई मना नहीं करता, लेकिन राष्ट्रपति को देंगे तो पीड़ा होगी, सेना को देंगे तो पीड़ा होगी, न्यायपालिका को गाली देंगे तो पीड़ा होगी, और पुलिस पर फबती कसेंगे तो पीड़ा होगी। आप समझ जी, कोई बात नहीं बच्चे। सुने दोस्तों कि कैसी है बेडंबना की दंड दिया जाता उन्हें जिन्हें जान से भी ज्यादा प्यारा हिंदुस्तान है। और कुछ अलग पढ़ने का मन है इसलिए थोड़ा बदल दिया रास्ता। जी जी जी, कि कहीं भी पढ़ा नहीं ये, कभी भी सुना नहीं ये, पशुओं को घेरना भी पुलिस का काम है। आप जन्मे नहीं होंगे बहुत से लोग। केपी सिंह मालूम है क्यों हुआ था दंगा मुरादाबाद में? समझ लो कि कहीं भी सुना नहीं ये, कभी भी पढ़ा नहीं ये, पशुओं को घेरना भी पुलिस का काम है। काम नहीं पशुओं को घेरना पुलिस का, तो बेचारी पुलिस व्यर्थ काहे बदनाम है। बदनाम व्यक्तियों को दंड यदि मिला नहीं, मांग बंटवारे की उठेगी खुलेआम है, और खुलेआम देशद्रोहियों को लगवा दो फांसी। देशद्रोह रोकने का यही इंतजाम है। खुलेआम देशद्रोहियों को लगवा दो फांसी, देशद्रोह रोकने का यही इंतजाम है। और 4 पंक्ति पढ़ते थे उस जमाने में जब लोग बोलते नहीं थे, वीरस के नाम पर प्रशस्ति गाते थे महापुरुषों की, सरकार के खिलाफ नहीं बोलते थे। हम पैदाइशी खिलाफ थे। उसी समय कहते थे कि दंगों को मिटाने की तो तरकीब सोची नहीं, किंतु मीठे वायदों की भरमार हो गई। दोषी हुआ निर्दोष बहुमत को न होश, आपको दोषी हुआ निर्दोष बहुमत को न होश, बेचारी पुलिस व्यर्थ गुनहगार हो गई। देशद्रोहियों को प्यार, गद्दारों को उपहार बांटने की आज तेज रफ्तार हो गई। और किसने कराए दंगे जानते हुए भी चुप, लगता नपुंसकों की सरकार हो गई। वाह 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 वाह, बहुत। तो गुस्सा तो उन्हें आता ही, फिर बदतमीजी करते थे, हम मानते नहीं थे। 4 पंक्ति बहुत सम्मान से कहते थे दोस्तों, उससे बड़ी पंक्ति कह नहीं सकते। तुमने भी कभी जीवन में किसी मंच पे जितने बैठे हैं, और मेरे पोते ने भी नहीं सुनी ये पंक्तियां जो पढ़ रहा हूँ, ये प्रांजल ने भी नहीं सुनी। जी जी, आज अचानक दिमाग में आ गई, इसलिए पढ़ रहे हैं आपके साथ। स्वागत है, स्वागत। क्योंकि जब से राम जन्मभूमि पढ़ना शुरू किया 18 अप्रैल 1980 से, तब से ये चीज़ें पीछे छूट गई थी। हमने कहा ये तो आज भी जरूरत है। जब चाहे 400-500 लोग आते हैं और लाखों के मोहल्ले में आकर तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, समझिए, तो ये तो बोलना पड़ेगा। जी जी, कि जानते हैं जानते हुए भी दंड नहीं दोगे। अब इससे ज्यादा तमीज कहाँ से लाना? कि जानते हैं जानते हुए भी दंड नहीं दोगे, किंतु अपराधियों को उपहार तो न दो। क्यों सर? हमारे यहाँ तो अपराधी मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में। कि जानते हो जानते हुए भी दंड नहीं दोगे, किंतु अपराधियों को उपहार तो न दो। क्यों भाई? जानते हैं जानते हुए भी दंड नहीं दोगे, किंतु अपराधियों को उपहार तो न दो। और अचानक एक पंक्ति दिमाग में से निकल गई है, तो बहुत चिंता नहीं करते इसकी।
हाँ दूसरा पढ़े दे रहे हैं कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाए हम। वो 66 लोग ने जिनका रिजर्वेशन था। 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाए हम। एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाए हम। बीरबर महाराणा का वनों में निवास और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाए हम। जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाए। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाए हम। और आजकल जो 4 पंक्तियां हर जगह पढ़ते हैं वो आपके बीच में पढ़ रहे हैं जी 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 कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। एक मंत्री बोला, अब जरा सोचना, 100 करोड़ सपूतों को आपको 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब ठेकेदार दीन के भी ना मुरादे हो गए। सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार कुछ रामजादे भी हराम जादे हो गए। बहुत सुंदर, इसी बात के तो बुरे हैं कि इतना सच को बोलते हो। अब क्या करें, राजनीति में हर दल समझौता करता है। कई बार तो हम भी देशद्रोहियों के साथ 3.5 साल सरकार चला लेते हैं। क्यों भाई, समझ गए, चाहे कश्मीर में ही सही है या नहीं है। तो कवि होने के नाते क्या इसे छिपा जाए। ये तो बोलेंगे और भरपाई करा देंगे, तुम्हारी चिंता मत करो। लेकिन अब तुम पूछोगे ही नहीं और भर्ती के लोगों को ले लोगे तो हम क्या कर लें इसमें। क्यों भाई, ये भी तो सोचना पड़ेगा। 4 पंक्तियां और इसी गोत्र की पढ़ रहे हैं दोस्तों, जब मन कर रहा है कि सिर्फ राम लीला करने से ना चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। इसने कहा था ना, यो कर दूं तो इशारा समझना। मैं इसलिए 10 साल से हाथ बांध के पढ़ता हूँ कि मुझसे लोग कहते थे कि ऐसे करते हो तो मुँह से देख के लोग ताली बजा देते हैं कि नीचे न कूद पड़े। पहलवान टाइप लगते हैं। अब बताओ मेरा क्या दोस्त है पहलवान टाइप। ये तो मेरी दादी और माँ का दोस्त है कि उन्होंने ठीक ठाक बना दिया। हाँ, लोगों ने कहा फिल्म क्यों नहीं होते, मैं फिल्म करके क्या करेंगे। पतला आदमी कितना ही खाए फिर भी लोग कहते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। अब हम ठीक ठाक रहे, 2 दिन नबी मिले तो लगता है अच्छे घराने का है, खाते पीते घर का। तो घराने का तो कम से कम सम्मान रहता है हमारा, भूख लगे न लगे वो अलग बात। क्यों भाई, सुने दो बस, बहुत कम पढ़ूंगा। स्वागत है, स्वागत। चिंता मत कर, कम पढ़ूंगा, जितना वायदा किया था उतना नहीं पढ़ूंगा। हाँ सुने कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्यों कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। बहुत सुंदर, वाह। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। वाह वाह, जय श्री राम। राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। और 2 छंद और पढ़ रहे हैं जी। तुम्हें शायद मैंने नहीं मालूम होगा, मुझे 35 साल ये नहीं मालूम था कि मैं कौन सा छंद पढ़ता हूँ। 4 पंक्ति कहने की आदत थी तो 4 पंक्ति कहता रहा, अब आदत गई है। फिर लोगों ने कहा कि घनाक्षरी बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो मैंने उसकी मुंह की तरफ देखा, मैं घनाक्षरी कहाँ पढ़ता हूँ। उसको ये लगता था कि हिंदी का प्रोफेसर है, उसे पता ही नहीं था कि पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है। तो बोले तुम घनाक्षरी नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हो। ये घनाक्षरी है, बहुत अच्छी है, तुम जांच करो अच्छी है कि बुरी है। माँ लिखवा देती है तो लिख लेते हैं, हम तो जानते नहीं क्या घनाक्षरी वनाक्षरी। हम तो किसान के बेटे हैं,
घन से बबूल काट लेते हैं। अब घन समझाओ इन्हें लोगों को। घन होता है हथौड़े का बाबा, समझ गए? इसे गाड़ियाँ लोहार चलाते हैं। ढूंढ लेना कहीं घन मिल जाएगा इतना मोटा, समझिए उठेगा भी नहीं हम लोगों को। सुने दोस्तों, 8 पंक्ति और पढ़ रहे हैं बस। जी जी। कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। अब वीरस के कवि तो पूछ लेते हैं, बोले भाई साहब सारे प्राणी? मैंने कि जैसे तुम्हारे बाबा की दावत हुई थी तो उसमें कुत्ते भी खा रहे थे, इतना ही कहा मैंने, हाथ जोड़ के खड़े हो गए बस। मैंने कि जब भगवान राम के यहाँ दावत होगी तो सारे प्राणी करेंगे भोजन के, नहीं करेंगे उस क्षेत्र के? क्यों सा भूल गए फिर? कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। सुगरीब जावंत नल नील अंगद और राम जी के साथ हनुमान करने लगे। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, भूरे भूरे सभी गुणगान करने लगे। और पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, जामवंत जी पहुंच गए। पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। भाई साहब सिहरन होती है, सुनते पढ़ते लिखते सिहरन होती है। ऐसा होता है प्रभु, समझ गए? भगवान राम कह सकते थे बहुत अच्छा भोजन बना। उन्होंने तपाक से कहा जामवंत से कि जामवंत में सोच रहा था भोजन तो भरत ने बहुत अच्छा बनवाया है, लेकिन जितना मिठास माँ सबरी के झूठे बेरों में था उतना मेरे राजघराने के भोजन में। और सवाल केवल राम जी का ही नहीं है, आप महावीर स्वामी को देख लें और उनसे पहले 30 तीर्थंकरों को देख लें, आप दसम गुरु को देख लें, उनके पिताश्री को देख लें, आप बंदा बैरागी को देख लें, छावा को देख लें, महाराणा प्रताप को देख लें। कहीं तो कोई समझौता करता, लेकिन एक ने भी कोई समझौता नहीं। और जब हम में से कोई निकृष्ट व्यक्ति उनके दाग लगाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे अस्तित्व को ही चुनौती देगा। आप सोचिए, ये पीड़ाएं हैं। मेरा कान्हा जिसके बाप पे 1 लाख गायें थी और 1 लाख गायों के खुर चांदी में बढ़े थे और सींग सोने में, जिसकी जूतियां सोने की थी, जिसका मुकुट सोने का था, इसलिए मोर पंख लगाता था कि गरीब दोस्त के छिटक कर न भाग जाए। आप सोचिए, वो था मेरा कान्हा। और राधा माँ केवल 2 साल बड़ी थी, 1.5 साल, 13 साल की राधा और 11 साल 56 दिन का कान्हा। वो बिलग हो जाते हैं और फिर भी बेईमान कहते हैं कि रास रचाते थे। मैंने कहा क्यों मुझे गुस्सा दिलाते हो, रास रचाते थे? जरा कल्पना करिए, ये है इतिहास। इसलिए अंतिम पंक्तियों में जी दादा स्वागत। कि बेला थी समापन की, शून्य पर बोलना था। समापन का समय और निराकार पर बोलना। ये विद्वान बैठे हैं ऊपर नीचे, इनसे पूछना कितनी देर बोलेंगे। हम तो 1 सेकंड नहीं बोल पाएंगे, हम तो साकार ब्रह्म के मानने वाले हैं। कि बेला थी समापन की, शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। अब विपिन जी हमसे पूछ रहे हैं लोग कि शोर किस बात का था? हमने ठाकुर साहब का शोर इस बात का था कि वो 3 मिनट जो थे, कब प्लेट बच जाएंगी तो अपने आप बैठ जाएगा, नाश्ते के थे जो बोलने का समय मिला था। अद्वैत पर बोलने का समय कितना? 3 मिनट, वो भी नाश्ते का समय। अब जरा सोचना। और जब साधु खड़ा होता है ना तो कब प्लेट खींचे, 1 तक लोग देखते रहते हैं। एक वाक्य बोलता है, 12 मिनट ताली बजती है दोस्तों। अब आप सोचना। और पूरी दुनिया के धर्माधिकारी जो बैठे थे उन्होंने कहा, अमेरिकन्स व्यवस्था आप कीजिए, पैसे हम देंगे। छंद बता देगा पूरी बात। जी जी स्वागत। कि बेला थी समापन की, शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। भारतीय मेधा
मेधा समझते हैं ना, हिंदी के हिमायती हैं तो क्या इसको और सरल करूं थोड़ा? हाँ, भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, हाँ, भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, कुप्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया। और लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। वाह 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 वाह। लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। और दोस्तों यही समापन देर कर रहे हैं और 4 पंक्ति पढ़ करके समापन कर रहे हैं। सुने दोस्तों जी, हैं सभी भारती के बेटे, ये कथन बहुत बेईमानी है। यही तो कहते हैं भाषण में सब लोग, हम सब भारतीय हैं। अच्छा, तुम सब भारतीय हो तो टीम जीत जाए और हम जुलूस नहीं निकाल सकते? क्यों भाई, तुम सब भारतीय हो, इतने ब्राह्मणों का कत्ल कराना कि सवामन जनेऊ इकट्ठे हो जाए तब उसमें गर्म पानी होगा तब नहाऊंगा, और उसके खिलाफ हम आंदोलन करें तो तुम हमें मारोगे? तुम तो भारतीय हो ना? क्यों भाई, हमारी बहन बेटी कहीं फंस जाए फिर लौट कर ही ना आए, तुम भारतीय हो? ये परिभाषा है भारतीयों की। मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं केवल इसमें। जी जी, जब फिर कभी समय मिलेगा तो कोशिश करूंगा। स्वागत स्वागत। कहे सभी भारतीय के बेटे, यह कथन बहुत बेईमानी है, जो माँ का मान बेचता हो क्या वह भी हिंदुस्तानी है? भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद।